हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एयर मास्क के कुछ और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग एयर मास्क के बारे में जो बेसिक है उसका एयर मास्क का वो हम लोग समझ चुके थे कि कैसे एक एयर पार्सल मतलब एक छोटा सा एयर पार्सल एयर मास्क बनता है, यानी कि एयर मास्क की डिफिनीसन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि क्या फेवरेबल कंडीशन होता है एयर पार्सल से एयर मास बनने में, यानी कि एक एयर पार्सल कैसे एक एयर मास में चेंज होता है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर रहती हैं, वो भी सब हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग डिफरेंस देखे थे कि वार्म एयर मास कैसे हम लोग किसी एयर मास को कहेंगे और किसी एयर मास को कोल्ड एयर मास कैसे कहेंगे, वो भी हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन से लेकर डिफिनीशन तक सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में, और वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास का भी हम लोग डिफरेंस समझ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस से इसका क्या होता है डेवलप्ड होता है एयर मास, यानी कि किस किस रीजन से हमारा एयर मास डेवलप होता है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी प्लेस से एयर मास विंड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो क्या इफेक्ट पहुंचाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो हॉरिजेंटली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो नियरली सेम ही होती है। हॉरिजेंटली मतलब डिफरेंस नहीं होती, बहुत कम ही मिनिमम डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ की जैसे कि आप लोग डिफिनीशन भी देखे होंगे कि जो हॉरिजेंटल है, क्या बोलते हैं इसका, कि इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजेंटल वेरिएशन, किसके टर्म में, टेम्परेचर और मॉइस्चर के टर्म में या ह्यूमिडिटी के टर्म में समझ सकते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा एयर का बॉडी होता है, इसके अंदर जो हॉरिजेंटली बहुत लिटिल वेरिएशन होता है। तो यानी कि जो भी किसी सरफेस पे ये 5 से 7 दिन अगर एक्वायर रहता है तो ये एयर मास बन जाता है, और वहाँ का क्या बोलते हैं, वहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ की जो विशेषताएं हैं वो अपने अंदर एक्वायर कर लेता है। तो जब ये विंड के इन्फ्लुएंस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा तो जहाँ पे जाएगा वहाँ का वेदर कंडीशन जहाँ पे ये विजिट करेगा वहाँ चेंज करेगा, यानी कि इन्फ्लुएंस करेगा। तो एयर मास इस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब विंड के इन्फ्लुएंस में जाता है तो वहाँ की कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है। किस किस सोर्स में इसका डेवलप होता है, यानी कि अब हमें एयर मास का सोर्स रीजन जानना है। ठीक है, सोर्स रीजन का मतलब क्या है कि रीजन वेयर द एयर मास डेवलप, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ एयर मास डेवलप होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि फेवरेबल कंडीशन एयर मास के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे हाई प्रेशर हो। हाई प्रेशर हम लोग जब प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़े थे तो हम लोग जाने थे कि सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एक था, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट था। तो इन्हीं दोनों प्रेशर बेल्ट के अलोंग आसपास का जो एरिया है, जो रीजन है, वहाँ पे ये पोटेंशियली मतलब वहाँ पे ये कंफर्म ही ये एयर मास डेवलप होगा। तो कौन कौन सा रीजन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है। यहाँ पे तो डेवलप होगा ही, और भी छोटे छोटे रीजन्स होंगे जहाँ पे हमारा कोल्ड वेदर होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, और भी वास्ट रीजन होगा, वहाँ पे भी डेवलप हो सकता है। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है या पोटेंशियल रीजन है जहाँ पे एयर मास का डेवलपमेंट होता है। पहला हमारा है वास्ट एक्सटेंसिव एरिया। जैसा कि मैं आपको जब बताया था कि फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए एयर मास का डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत बड़ा एरिया उसको चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंड होता है लोअर ट्रोपोस्फियर तक, यानी कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक इसका एक्सपेंशन होता है सरफेस से, किसका, एयर मास का। तो इसके लिए वास्ट एरिया चाहिए। तो कौन कौन सा एरिया चाहिए, यूएसए, कनाडा और साइबेरिया के रीजन चाहिए। ये कंटिनेंट है, यानी कि जैसे कि मैं ये भी आपको बताया था कि कंटिनेंट और किसमें, ओशियन से, दोनों में हमारा क्या डेवलप हो सकता है, एयर मास डेवलप हो सकता है। तो यूएसए, कनाडा और साइबेरिया का जो वास्ट एक्सटेंसिव एरिया है, जो कंटिनेंट रीजन है, वहाँ पे एयर मास डेवलप होता है, क्योंकि वो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के अंतर्गत का जो एरिया है यूएसए, कनाडा और साइबेरिया का, वहाँ पे हमारा डेवलप्ड होता है एयर मास। और जो पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक एशियन का जो वास्ट एरिया है ये कोल्ड है। ऐसा एरिया पैसिफिक ओशन का और अटलांटिक ओशन का जहाँ कोल्ड वेदर पाया जाता है, यानी कोल्ड कोल्ड का कंडीशन हो, तभी वहाँ हमारा हाई प्रेशर होगा, जिसके कारण हमारा क्या डेवलपमेंट होगा, एयर मास का डेवलपमेंट होगा। तो एक रीजन ये हुआ। और सहारा और अरेबिया डेजर्ट जो है यहाँ पे भी डेवलप्ड होता है एयर मास। क्यों, क्योंकि ये भी कुछ हमारा किसके बीच में पाया जाता है, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के आसपास का ही रीजन है, सहारा और अरेबिया डेजर्ट का। तो ये 3 पोटेंशियल रीजन है जहाँ से हमारा एयर मास डेवलप होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और सोर्स रीजन का मतलब यही है कि हमें ऐसे सोर्स रीजन, ऐसे रीजन को ढूंढना है जहाँ कोल्ड वेदर हो, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हो यानी कि हाई प्रेशर का रीजन हो, और वास्ट एरिया हो, चाहे वो वास्ट एरिया लैंड का हो या ओशियन का हो, वहाँ पे हमारा क्या डेवलप्ड होगा, एयर मास डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पूरा एयर मास के बारे में समझ लिए, कौन कौन से रीजन में डेवलप्ड होता है ये देखे, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होती है ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इतना तो क्लियर होगा बिल्कुल। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एयर मासेस, मतलब एयर मास के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बताया कि एयर मास कहाँ पे डेवलप हो सकता है, कंटिनेंट पे भी डेवलप हो सकता है, मैरीटाइम यानी कि पानी वाले ओशियन रीजन में भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये कंटिनेंट है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग सी से डिनोट करिए, यहाँ पे एम से उल्टा हो गया था, 2 मिनट। इसको आप लोग एम सी से डिनोट करिए, इसको हम लोग एम से ही डिनोट करते हैं, कि यानी कि कंटिनेंट पे भी एयर मास डेवलप हो सकता है, मैरीटाइम में भी हो सकता है। वो एयर मास वो गर्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली डिवाइड किए। अब हम लोग देखेंगे कि कितने पोर्शन में डिवाइड होता है, कितने टाइप्स का एयर मास होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के अलॉन्ग यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में भी हमारा डेवलप हो सकता है एयर मास, और पोलर रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप्ड होने वाले एयर मास कंटिनेंट, सीटी का मतलब है कंटिनेंट पे डेवलप होने वाले ट्रॉपिकल एयर मास, एमटी का मतलब है मैरीटाइम यानी कि वाटर में डेवलप हुए ट्रॉपिकल एयर मास। अब इसके भी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। कंटिनेंट में डेवलप हुए जो ट्रॉपिकल एयर मास है वो गर्म है, डब्ल्यू का मतलब गर्म है, और कंटिनेंट में सी टी के का मतलब है कि कंटिनेंट पे जो ट्रॉपिकल एयर मास वो डेवलप्ड हुए हैं वो के का मतलब है कोल्ड है। अब इसके भी 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये हवा, ये मतलब एयर मास एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करे, तो वहाँ से अगर वाटर ले जाए, वहाँ से अगर ओशियन से ये एयर मासेस मूव करे, हवा के इन्फ्लुएंस में ओशियन से मूव करे, तो वहाँ से जो मॉइस्चर कंटेन करके अगर किसी ये ओरियोग्राफिक बैरियर से टकराता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अनस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा, यानी कि वहाँ पे बरसात हो जाएगा। तो यहाँ पे यू का मतलब है अनस्टेबिलिटी, यानी कि ऐसे कंटिनेंट के ट्रॉपिकल एयर मास जो गर्म है और वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो उसको सी टी डब्ल्यू यू से डिनोट करते हैं। और ऐसे कंटिनेंट ट्रॉपिकल एयर मास जो वार्म तो हैं लेकिन वो स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, यानी कि बरसात नहीं करते, यानी कि किसी ओरियोग्राफिक बैरियर से टकराते नहीं, जिसके कारण बरसात नहीं होती और एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के ये हुए। और फिर सेम इसी तरह यहाँ भी 2 टाइप्स के हुए। तो ये पहला जो कंटिनेंट का ट्रॉपिकल एयर मास है, ये पूरा कितने टाइप का एयर मासेस को बताता है, 4 टाइप ऑफ एयर मासेस। ठीक इसी तरह एम टी डब्ल्यू यानी कि जो मैरीटाइम का ट्रॉपिकल जो वार्म एयर मास है, इसके भी 2 टाइप होंगे, 2 टाइप होंगे। ठीक इसी तरह आप लोग करके देख लीजिएगा। और इसके भी 2 टाइप होंगे, तो टोटल कह सकते हैं कि जो मैरीटाइम जो यानी कि वाटर, क्या बोलते हैं, ओशियन पे जो डेवलप होता है ट्रॉपिकल एयर मासेस, उसके भी 4 टाइप है। तो ट्रॉपिकल एयर मास के कितने टाइप है, पूरे 8 टाइप है। तो 8 टाइप ऑफ एयर मास तो हमें यहाँ पता चल गया। ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखेंगे कि कंटिनेंट पोलर का वार्म एयर मास, और कंटिनेंट पोलर रीजन का कोल्ड एयर मास। इसके भी 2 टाइप होंगे और इसके भी 2 टाइप होंगे। तो टोटल जो कंटिनेंट का पोलर एयर मास है वो 4 टाइप का होगा, और ये भी 4 टाइप का होगा। तो ये ट्रॉपिकल एयर मास कितने टाइप, टोटल कितने टाइप, 8 टाइप, और पोलर एयर मास कितने, टोटल टाइप 8 टाइप के। तो टोटल अगर कोई पूछेगा कि टोटल एयर मासेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो 16 टाइप के एयर मासेस होते हैं। इसको जो जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसको डिटेल में हर एक एयर मासेस को पढ़ना है। हमें केवल बस जानना है कि कितने टाइप ऑफ एयर मास बेसिकली होते हैं। 16 टाइप ऑफ एयर मासेस होते हैं। अगर आप लोग, जैसे मैं ये क्या इसको डिवाइड किया हूँ, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा कि कैसे डिवाइड किया गया है। तो टोटली इसको भी आप लोग मैप बना के, मतलब जिसके अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ कि पहले आपको, यहाँ देखिए, पहले आपको कंटिनेंट ट्रॉपिकल का वार्म एयर मास में डिवाइड करना है, फिर कंटिनेंट ट्रॉपिकल का कोल्ड एयर मास, फिर इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक स्टेबल एयर, स्टेबल जो कंडीशन क्रिएट करता है, एक अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यू से अनस्टेबल वाले को डिनोट किए हैं, एस से स्टेबल वाले को डिनोट किए। फिर इस इधर भी उसी तरह करेंगे हम लोग, एस से स्टेबल वाले को और फिर यू से अनस्टेबल वाले को। ठीक है, तो 4 यहाँ हुए। ठीक इसी तरह यहाँ भी हम लोग
एक पहले तो हम लोग इसको करेंगे स्टेबल वाले में, फिर हम लोग इसको करेंगे अनस्टेबल वाले में। दो यहाँ भी हो जाएगा और दो यहाँ भी हो जाएगा, तो ऐसे आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे। तो कितने एयर मासेस हमें होंगे टोटल, हमें 16 एयर मासेस दिखेंगे, 16 एयर मासेस दिखेंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, और एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा सारे एयर मासेस को। अब केवल देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इतने टाइप ऑफ एयर मासेस हो सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक को समझा के बता दिया हूँ। पहले हम लोग कंटिनेंट ट्रॉपिकल को वार्म और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। फिर वार्म वाले को हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह इन सबको भी डिवाइड कर देंगे, तो टोटल जोड़ेंगे तो 16 एयर मासेस टोटल आएंगे। कि कितने टाइप ऑफ एयर मासेस होते हैं, 16 टाइप ऑफ एयर मासेस होते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्कशन रहा हमारे एयर मासेस से रिलेटेड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।